हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के अंतर्गत स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जो है इससे पूर्व हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ चुके हैं या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्पेक्ट्रा है अणु की कंपन और घूर्णन ऊर्जाओं में एक साथ संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं और इन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र से होता है। इसलिए इसे हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और इन स्पेक्ट्रमों के इसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। रमन स्पेक्ट्रम भी अणु के कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से ही प्राप्त होते हैं और ये भी और रमन स्पेक्ट्रम भी अवरक्त स्पेक्ट्रम के समान होते हैं, परंतु दोनों के उद्गम में मूलभूत अंतर होता है। तो ये जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम है हमें इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है, जिसमें जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्षेत्र जो कि 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होता है। तो ये इसकी जो तरंग दैर्ध्य की परास है लेमडा, वो माइक्रोन में है, 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक। तो तरंग संख्या जो है c = 1/λ होती है। तो यहाँ पर तरंग संख्या को हम सेंटीमीटर-1 में व्यक्त करते हैं। तो नियर इंफ्रारेड रीजन जो है उसकी वेवलेंथ 0.8 से 2.5 तक होती है, यानी कि वेव नंबर जो है वो 12,500 से 4,000 तक होता है। यानी कि हम 1/λ जो है 0.8 माइक्रोन ले तो हमें जो वेवलेंथ तरंग संख्या प्राप्त होगी 12,500 प्राप्त होगी, और इसके लिए 2.5 के लिए 4,000 होगी। इसी तरीके से ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन, जिसके की तरंग दैर्ध्य परास जो है 2.5 से 15 माइक्रोन तक होती है और तरंग संख्या जो है 4,000 से 666 सेंटीमीटर-1 तक होगी। फार इंफ्रारेड रीजन जो है उसके लिए तरंग दैर्ध्य परास 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होगी और जो वेव नंबर है वो 666 से 50 सेंटीमीटर-1 तक होगा। तो यहाँ पर जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए हम अगर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखें तो इंफ्रारेड, इसके लिए अगर हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखें तो हम देखते हैं कि जो सोर्स है इसके लिए, इस तरह के वाइब्रेशंस रेडिएशंस को प्राप्त करने के लिए जो सोर्स है वो नियर इंफ्रारेड और ऑर्डिनरी इंफ्रारेड जो रीजन के लिए नेरेस्ट ग्लोअर जो है वो 30 मिलीमीटर लंबी व 2 मिलीमीटर व्यास की छड़ होती है, जो कि जिंक, सीजियम और थोरियम या जिरकोनियम, यट्रियम और इर्बियम के ऑक्साइड्स का मिश्रण से बनी हुई होती है, जो कि 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इनको गर्म किया जाता है तो निकट अवरक्त और अवरक्त क्षेत्र के जो रेडिएशंस हमें प्राप्त होते हैं, जबकि सुदूर अवरक्त क्षेत्र जो है, फार इंफ्रारेड रीजन जो है, इस क्षेत्र के जो रेडिएशंस हैं हमें उच्च दाब पारद लैंप जो है, यानी हाई प्रेशर मर्करी लैंप को हम काम में लेते, इससे हमें प्राप्त
होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि नियर इंफ्रारेड और ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन में डेंस्ट ग्लोअर और फार इंफ्रारेड रीजन में हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैंप को हम एज अ सोर्स हम काम में लेते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। अब है यहाँ पर भी अन्य दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह मोनोक्रोमेटर के फॉर्म में जो है हम वही प्रिज्म या ग्रेटिंग काम में लेते हैं। यहाँ पर सैंपल कंपाउंड जो है सैंपल सेल जो है प्रतिदर्श यौगिक कोशिका जो है वो हम इस ऐसे पदार्थ की बनी हुई होनी चाहिए, और जो 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 सैंपल है वो ठोस, द्रव और गैस या विलयन के रूप में काम में लिया जाता है। और इसको रखने के लिए हम कांच या स्फटिक की कोशिका का उपयोग नहीं करते, क्योंकि कांच और स्फटिक जो है इनसे बनी कोशिकाएं इंफ्रारेड रीजन में ऊर्जा का अवशोषण करती है। अतः यहाँ पर जो सेल के फॉर्म में धातुओं के हैलाइड्स जैसे NaCl और NaBr का उपयोग किया जाता है। NaCl की बनी हुई जो सेल है, सैंपल सेल है, उसका उपयोग किया जाता है। सॉल्वेंट जो है वैसे तो कोई भी जो है सॉल्वेंट जो है यौगिक को सफल नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आदि को प्रयोग में किया जाता है, लाया जाता है। पानी जो है इसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये 3710 सेंटीमीटर -1 और 1630 -1 पर जो 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 वेव नंबर है उस पर जो है अवशोषण को अवशोषित वाली ऊर्जा का अवशोषण करता है। अतः हम और इसके लिए जो हम सैंपल कंपाउंड या जिस पदार्थ का हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त करना है उस वो पदार्थ जो है वो शुष्क होना चाहिए। अगर ये शुष्क या ड्राई नहीं होगा तो पानी जो जो कि इसने अवशोषित किया हुआ है या जो इसमें पानी जो है उसके भी एब्जॉर्प्शन बैंड हमें अन्य बैंड के साथ साथ हमें पानी के भी एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए स्पेक्ट्रम के अध्ययन में कठिनाई आ जाती है। इसलिए जो है दो चीज़ें हैं कि एक तो पानी को काम में न लिए जाए, जो सैंपल है वो ड्राई होना चाहिए, और जो CH2 या CCl4 को हम एज अ सॉल्वेंट हम काम में ले सकते हैं। मानक प्रतिदर्शी का उपयोग, यानी कि जो स्टैंडर्ड सैंपल है जो है अगर किसी अननोन कंपाउंड का हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो हम मानक प्रतिदर्शी का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है जो रिकॉर्डर है, चार्ट है, उस पर निर्देश बिंदु के रूप में किसी भी अभिलाक्षणिक अवशोषक यानी करेक्टरिस्टिक जो ऑब्जर्वर है उसकी सहायता से रेखा मतलब यानी कि उसका स्पेक्ट्रा प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसके लिए जनरली पॉलीस्टाइरीन जो है वो जो है स्टैंडर्ड सैंपल फॉर्म में हम काम में लेते हैं, जो जिसके कि हमें 3 बैंड प्राप्त होते हैं, 906, 1603 और 2850 पर प्राप्त होती है। और इसके अलावा इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और इसके लिए जो डिटेक्टर काम में लिया जाता है डिटेक्ट करने के लिए वो थर्मोकपल या बोलोमीटर का उपयोग करते हैं। अब थ्योरेटिकल बेसिस, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का जो मूल वैसे अणुओं में होने वाला कंपन है, तो इसलिए इसे हम कंपन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र से ही यानी इंफ्रारेड रीजन से ही अवशोषित होती है, और अणु लगातार कंपन करते रहते हैं। तो अणुओं की ऊर्जा को हम इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस समीकरण से हम व्यक्त कर सकते हैं ई न्यू इक्वल टू न्यू प्लस हाफ H ओमेगा। तो यहाँ
यहाँ पर जो है ई न्यू जो है कंपन ऊर्जा है, न्यू जो है कंपन क्वांटम संख्या है, और तो न्यू इक्वल टू 0 1 2 3 कंपन क्वांटम अंक कहलाते हैं ये, या संख्या क्वांटम कंपन क्वांटम अंक जो है ये कंपन क्वांटम अंक अंक कहलाते हैं। एच जो है और इसका मान 0 1 2 3 होता है, 3 और एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हो सकता है। एच प्लांक कांस्टेंट है। ओमेगा कंपन की मूल आवृत्ति है। जब न्यू बराबर 0 होता है तो उसकी जो ऊर्जा है ई न्यू जो है ई 0 होती है, कहलाती है। तो ये बराबर 1/2 एच ओमेगा, और यहाँ पर जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, जबकि कंपन की जो कंपन जो क्वांटम अंक जो है अगर न्यू इक्वल टू 0 है तो ये शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है। यह परम शून्य ताप पर जहाँ की घूर्णन और स्थानांतरण आणविक गतियाँ रुक जाती हैं, कंपन गति बनी रहती है। तो कंपन क्वांटम अंक न्यू जो है इसके विभिन्न मानों के संगत विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं, और उनके संक्रमण के संगत अवरक्त स्पेक्ट्रम में बैंड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ अणु के कंपन की जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं, या मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या होती है, अगर हम किसी भी अणु में ये माने कि विभिन्न द्रव्यमान की कुछ गेंदें, कोई भी अणु जो है विभिन्न द्रव्यमान की कुछ गेंदों और विभिन्न तन्यता सामर्थ्य की स्प्रिंग से बना हुआ मान लिया जाए, तो ये जो मॉडल है वो एक उसका जो सैंपल, एक अणु का सैंपल प्रयुक्त करेगा। इस मॉडल में गेंद जो है वो एटम को रिप्रेजेंट करती है, और जो स्प्रिंग्स है, या जो स्प्रिंग्स हैं वो जो है जो बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड को बताएगा। यानी कि गेंदों और कमानियों को परमाणु नाभिक और रासायनिक बंधु माना जा सकता है, और इनकी व्यवस्था अणु की जो है विमीय ज्यामिति के अनुरूप होगी। तो जैसे एक मॉडल है कोई सा भी जिसमें कि मॉलिक्यूल में एटम्स हैं, तो उस पर हम चोट मारें तो प्रत्येक परमाणु, या जो गेंद जो हम के रूप में हमने परमाणु को माना है, तो प्रत्येक परमाणु जो है वो अनियमित रूप से कंपन करेगा। और जैसे जैसे अणु में परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अनियमित कंपनों में जटिलता आती जाती है, और उनकी संख्या भी जो है बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर जो अनियमित कंपन करेगा मॉलिक्यूल अणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ, तो उनमें कंपनों में जटिलता आ जाती है और इनकी कंपनों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इन कंपनों की संख्या में कुछ कमी आ सकती है यदि हम माने कि कुछ कंपन जो है वो समान है। तो ऐसे कंपनों की आवृत्ति भी समान होगी, और ऐसे कंपनों को हम सामान्य विधा या नॉर्मल मोड्स भी, या मूलभूत फंडामेंटल वाइब्रेशंस भी कहते हैं। और इन कंपनों की आवृत्ति जो है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो विकिरण ऊर्जा के अवशोषण का मान भी इसी आवृत्ति के समान होगा। अतः से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होगा वो उसमें विविक्त बैंड होंगे, जो कि कंपन स्तरों के विविक्त रूप को स्पष्ट करेगा। तो यानी कि बहुत सारे कंपन हो रहे हैं, लेकिन इन कंपनों की संख्या को हम कम कर सकते हैं कि हम माने कि बहुत सारे कंपन जो हो रहे हैं वो एक समान हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपन है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी अगर सेम है तो उन्हें हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और अगर वो जो वाइब्रेशन समान है तो उन्हें हम नॉर्मल वाइब्रेशन कहेंगे।
या मोड्स ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कहेंगे ये। और इसमें जब जो है न्यूनतम कंपन ऊर्जा स्तर से ऐसे प्रथम एक्साइटेड कंपन ऊर्जा स्तर यानी न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 1 में जब ट्रांजिशन होगा तो इस तो जो हमें बैंड प्राप्त होगा उसकी तीव्रता अधिकतम होगी। तो इस प्रकार से हम कंपन की सामान्य विधा नॉर्मल या की जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसको हम बता सकते हैं कि जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी सामान्य विधा कंपन गति की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी साम्यावस्था के इधर उधर सरल आवर्त गति करता है और एक ही आवृत्ति से एवं एक समान कला में विद्यमान होता है। और परमाणु के समान कला में गतिमान रहने का तात्पर्य है कि सभी नाभिक कंपन करते हुए अपनी साम्यावस्था से गुजरे और अपने मुड़ने के स्थान पर एक साथ पहुँचे। यानी कि कंपन की सामान्य विधा में इन अणुओं के गुरुत्व केंद्र की स्थिति में कोई है ना कंपन की एक बहुपरमाणु कणों की वह अवस्था जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी साम्यावस्था की इधर उधर सरल आवर्त गति करता हो और एक ही आवृत्ति से एवं एक समान कला में गतिमान रहता है। तो कंपन की सामान्य विधा में इन कंपनों में अणु के गुरुत्व केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता जिससे अणु में कोई स्थानांतरण गति नहीं होती। तो यहाँ पर मूल कंपनों की संख्या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। माना कि कोई अणु n परमाणु से बना हुआ है तो यहाँ पर जो मूल कंपनों की संख्या 3n-6 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होगी और जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए 3n-5 जो है जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस की संख्या होगी। तो इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि नाभिक की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। अतः 3 n अगर एटम हैं तो 3 कोऑर्डिनेट्स के अनुसार ही इसको हम 3n से प्रदर्शित 3n कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर अणु की कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ 3n है। अब अणु के स्थानांतरण गति को बताने वाले कोऑर्डिनेट्स अर्थात स्वतंत्रता कोटि को और घूर्णन गति के लिए 3 आवश्यक कोटियों को कुल 3n में से घटाकर कंपनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अतः मूल कंपनों की संख्या जो है बराबर कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ माइनस स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटियाँ प्लस घूर्णन स्वतंत्रता की कोटियाँ। यानी कि यहाँ पर 3n जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम्स है। तो स्थानांतरण के लिए या 3 जो है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए स्वतंत्रता की कोटि होगी और 3 जो है रोटेशनल मोशन के लिए होगी। तो वाइब्रेशनल जो के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होगी वो 3n-6 के बराबर होगी। और यहाँ पर यानी कि अरेखीय अणु में मूल कंपनों की संख्या बराबर कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ यानी माइनस कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ 3n माइनस स्थानांतरण गति के कारण कुल कोटियाँ और रोटेशनल मोशन के कारण या रोटेशनल क्वांटम के लिए स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 3n-6 किसके लिए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। और लीनियर मॉलिक्यूल के केस में जो ट्रांजिशन मोशंस के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि है वो कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ 3n ही होंगी माइनस 3 जो है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए स्वतंत्रता की कोटि है और प्लस 2 जो रोटेशनल मोशन की वजह से या हम कहें कि घूर्णन स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं। तो बराबर तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस तरीके से
3n-3 + 3 बराबर 3n-6 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, और 3n-3 + 2 बराबर 3n-5 के बराबर होगी। और हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई अणु लीनियर है और नाभिक के दोनों जो है अणु पर नाभिक सभी एटम्स के नाभिक जो है एक ही रेखा में होगा, इस ऐसी स्थिति में घूर्णन को जो गति को बताने के लिए केवल दो कोणों की आवश्यकता होगी। इसलिए रेखीय अणु के लिए घूर्णन गति के लिए स्वतंत्रता की कोटि भी 2 होगी। घूर्णन गति के लिए स्वतंत्रता की कोटि भी 2 होगी और इसे हम इस डायग्राम से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर दो परमाणु से संलग्न x के गिर्द जब अणु को घूर्णित किया जाए तो इस घूर्णन का अणु की कुल ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होगा, जबकि y अक्ष और z अक्ष के इर्द गिर्द अणु की घूर्णन गति अणु की कुल ऊर्जा में योगदान करती है। और रेखीय अणु के लिए मूल कंपनों की संख्या बराबर 3n-3 + 2 बराबर 3n-5 के बराबर होगी। तो अणु में होने वाले कंपन भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कंपनों के मूल 2 ही प्रकार के होंगे। पहला है, एक है तनन कंपन और दूसरा है बंकन कंपन। तो तनन कंपन और बंकन कंपन। तनन में कंपनों में परमाणु और उनके बीच के बंध की दिशा में कंपन करते हैं, जिससे परमाणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा कम होती रहती है और इन कंपनों के काल में बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है, परंतु बॉन्ड एंगल एक समान रहता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। दूसरा है बंकन। बंकन में जब ये एक ही तल में है तो ये कहलाएंगे रॉकिंग, सिजरिंग, और अगर तल के बाहर है तो ये कहलाएंगे ट्विस्टिंग और वैगिंग। यहाँ पर हम देखते हैं तनन कंपन में सममित, ये जो है सममित CS2 मॉडल के लिए हम देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है, जिसमें कि बंद एक साथ तनते और दबते हैं। यानी कि ये वाला बंद है, ये एक साथ एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं या एक ही डायरेक्शन में वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है वापस जा रहे हैं, तो ये जो कंपन है वो उसको हम तनन कंपन कहेंगे। तो ये 2 तरह के हैं, सिमेट्रिकल तनन कंपन और असिमेट्रिकल तनन कंपन। सिमेट्रिकल में दोनों जो एटम है, ये वो कंपन है जिसमें बंध जो है एक साथ तनता और दबता है। जैसे CS2 मॉलिक्यूल है, CS2, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो या तो एक साथ दब रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये भी ये दोनों का एक ही डायरेक्शन होगा, या तो पास आएंगे या दूर रहेंगे। तो इस तरह का जो कंपन है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है। अब है असिमेट्रिकल त्वरण कंपन। तो ये असिमेट्रिकल है, जिसमें कि ये इस एटम का जो बॉन्ड जो है ये पास आ रहा है और ये दूर जा रहा है, या ये पास आ रहा है और इसका ये जो दूसरा है वो बाहर जा रहा है। तो ये जो है इस तरह का जो कंपन है वो जो है असिमेट्रिकल कंपन कहलाता है। यानी कि इन कंपनों में परमाणु एक समान गति नहीं करते, यानी कि जब एक हाइड्रोजन एटम जो है पास आएगा तो दूसरा दूर जाएगा। तो ये जो है असिमेट्रिकल वाइब्रेशन को बता रहा है। और इसमें जो है बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता तनन कंपन में।
अब दूसरा है बेंडिंग। जब बेंडिंग जो है, जब अणु में 3 परमाणु होते तो त्वरण के अलावा बंकन या विरूपण कंपन भी होते हैं, और इन कंपनों में परमाणु या पूरे समूह ही बंध की अक्ष के लंबवत दोलन करते हैं। अतः बंकन कंपन में परमाणुओं के बंध अक्ष के बीच कोणों में परिवर्तन होता है। तो बंकन कंपन 4 तरह के हैं, 2 तरह के हैं। पहला तो एक ही तल में और तल के बाहर, और दूसरा है तो जो है एक ही तल में है, ये भी 2 तरह के हैं, रॉकिंग एंड सिजरिंग। और जब तल के बाहर हैं तो ये भी 2 तरह के हैं, ट्विस्टिंग एंड बेगिंग। तो रॉकिंग वाले में जो, जबकि दोनों एक ही तल में हो, तो रॉकिंग में हम देख रहे हैं कि इसमें ये कंपन करने वाला समूह अणु के तल में ही आगे पीछे घूमता है, यानी जो प्लेन है उसमें, यानी कि आगे पीछे घूमता है, यानी कि ये कभी इस डायरेक्शन में जाएंगे या कभी इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये भी एक तरह का तनन होगा जो कि एक ही तल में है, इसे हम रॉकिंग कहेंगे। और दूसरे तरह की बेंडिंग है सिजरिंग, यानी कि कैंची के समान जो है दोनों एटम पास आएंगे, मतलब इस ओर मूव करेंगे, यानी कि इसमें जो गति होती है वो कैंची नुमा होती है सिजरिंग में। यानी इन कंपनों में एक केंद्रीय परमाणु से जुड़े 2 परमाणु एक दूसरे की ओर और एक दूसरे से दूर आते जाते हैं, और ये कंपन भी अणु के तल में होते हैं। अब है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस है, वो है ट्विस्टिंग एंड बेगिंग। ट्विस्टिंग एंड बेगिंग, तो ट्विस्टिंग जो है उसमें इन कंपनों में कंपन करने वाला समूह उस रासायनिक बंध के इर्द गिर्द घूमता रहता है जिसके द्वारा ये शेष अणु जुड़ा हुआ है, यानी इस तल के यानी कि कंपन करने वाला समूह रासायनिक बंध के इर्द गिर्द घूर्णन करता है जिसके द्वारा ये शेष अणु से जुड़ा हुआ होता है। ये कंपन तल के बाहर की श्रेणी में आता है। दूसरा है बैगी। इन कंपनों में कंपन करने वाला समूह अणु के तल के बाहर आगे पीछे की ओर घूमता है, यानी कि ये जो है या तो आगे की ओर आएगा या पीछे की ओर जाएगा उसके प्लेन से। तो इस तरीके से चित्र में अगर ये अपनी तरफ आता है तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ये अपनी तरफ आ रहा है तो ये पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ट्विस्टिंग या बैगिंग की घटना होती है। तो चित्र में यहाँ इसे प्लस और माइनस से दर्शाया गया है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के बाहर के तल में होने वाले कंपन में लंबवत बाहर और पीछे होने वाले बंकन कंपन को प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी बंध को तनित करना बंकन करने से, यानी स्ट्रेचिंग जो है वो बेंडिंग की तुलना में ज़्यादा कठिन है, क्योंकि तनन और बंकन कंपन में से बंकन कंपन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः बंकन कंपन कम ऊर्जा पर अवशोषण हेतु अनुक्रिय कंपन माना जाता है। इसी तरीके से तनन कंपन को अधिक ऊर्जा होने पर होने वाले अवशोषण हेतु मुख्य अनुक्रिय कंपन माना जाता है। तो मुख्य कंपन माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तनन कंपन जो है वो जो बेंडिंग का वाइब्रेशन से उससे ज़्यादा कठिन होता है। तो इस तरह से तनन कंपन को अधिक ऊर्जा पर होने वाले अवशोषण हेतु
मुख्य अनुक्रियत कंपन माना जाता है। तो मुख्य त्वरण कंपन माना जाता है। तो त्वरण कंपन जो है 4000 से 666 सेंटीमीटर और बंकन कंपन 1650 से 666 सेंटीमीटर तक प्रदर्शित किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।